नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। आइए नजर डालते हैं देश भर से 100 खबरों पर। लुइस बर्जर घूसकांड मामले में गोवा के पूर्व PWD मंत्री चर्चिल अलीमाओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी गोवा की क्राइम ब्रांच ने की है। चर्चिल अलीमाओ पर करोड़ों की घूस लेने का आरोप लगा है। लुइस बर्जर में ये तीसरी गिरफ्तारी है। चर्चिल अलीमाओ ने कहा है कि वो निर्दोष है और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उधर इसी मामले में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को फौरी राहत मिल गई है। कोर्ट ने 7 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। लुइस बर्जर के प्रोजेक्ट लगाने के दौरान कामत गोवा के CM थे। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। NDMC के कर्मचारी की पिटाई और जातीय सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में सुरेंद्र सिंह के खिलाफ तुगलक रोड थाने में FIR दर्ज की गई है। सुरेंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत सैनिटरी इंस्पेक्टर RJ मीणा ने की है। आपको बता दें, सुरेंद्र पर SC/ST की धारा भी लगाई गई है और मामले की जांच का जिम्मा ACP स्तर के अधिकारी को सौंप दिया गया है। सुरेंद्र सिंह फर्जी डिग्री के आरोपों का भी सामना कर रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। उनके खिलाफ BJP नेता करण सिंह तोमर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उधमपुर में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नवेद नए खुलासे कर रहा है। जिंदा पकड़े गए आतंकी नवेद को जम्मू JIC यानी कि जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर भेजा गया है। NIA समेत कई एजेंसियां आज नवेद से पूछताछ करेंगी। उधमपुर में BSF की बस पर हमला करने वाले 2 आतंकियों में एक नवेद था, जिसे जिंदा पकड़ा गया। कसाब के बाद जिंदा पकड़ा गया ये दूसरा पाकिस्तानी आतंकी है। मोमिन खान की BSF की ओर से की गई जवाबी गोलीबारी में मौत हो गई है। खुद को पाकिस्तान के फैसलाबाद का बताने वाला नवेद ने मीडिया के सामने दावा किया है कि वो साथी आतंकवादी मोमिन खान के साथ 12 दिन पहले जम्मू आया था। पकड़े गए आतंकी कासिम उर्फ नवेद से बुधवार को भी पूछताछ की गई। उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में उससे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप IB और काउंटर इंसर्जेंसी के अधिकारियों ने पूछताछ की। उर्दू, हिंदी और पंजाबी में बात करने वाले नवेद ने माना है कि वो पाकिस्तानी है और फैसलाबाद का रहने वाला है। पूछताछ में वो कई बार अपना नाम बदलता रहा है। उससे पहले अपना नाम कासिम खान बताया था और फिर उस्मान और फिर बताया कि उसका नाम मोहम्मद नवेद है। अपने पिता का नाम इसने मोहम्मद याकूब बताया है। इसकी उम्र 23 साल है और ये लश्कर का आतंकी है और उसके परिवार में 2 भाई और एक बहन है। पूछताछ के दौरान नवेद के चेहरे पर शिकन नहीं दिखी और वो लगातार हंसता रहा। नवेद ने कबूल किया है कि वो पाकिस्तान से भारत में दहशतगर्दी बचाने आया था। पूछताछ में नवेद ने कहा है कि इस काम में उसे बहुत मजा आता है। आतंकी ने अपने कबूलनामे में बताया कि 12 दिन पहले पाकिस्तान से जंगल के रास्ते वो भारत में घुसा। सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में पाकिस्तानी आतंकी ने माना है कि सीमा पार करते वक्त उसके पास हथियार और गोला बारूद नहीं थे। उसे ये सब लोकल मॉड्यूल ने मुहैया कराए। उसने ये भी माना है कि वो 2 ही लोग एक साथ थे। उधमपुर में पाकिस्तानी आतंकी नवेद को जिंदा पकड़ने में स्थानीय लोगों ने गजब की जाबाजी दिखाई है। गांव के 5 लोगों ने दिलेरी दिखाते हुए इसे पकड़ा। दरअसल BSF के जवाबी हमले में यहां पर आतंकी जब पास के गांव पहुंचे तो वहां पर उसने व्यक्ति और उसके जीजा समेत 5 लोगों को बंधक बना लिया। बंधक बनाए जाने के बावजूद ये लोग डरे नहीं। इन्हें बंधक बनाकर आतंकी इनसे रास्ता पूछ रहा था और खाना लेकर खा रहा था, लेकिन पुलिस को उस ओर आता देख आतंकी हड़बड़ा गए। आतंकी की हड़बड़ाहट का फायदा उठाते हुए विक्रमजीत और राकेश में से एक ने आतंकी की गर्दन पकड़ी तो दूसरे ने उसकी बंदूक पकड़ी और फिर उसे दबोचकर सुरक्षा बलों के हवाले कर दिया। उधमपुर में घुसपैठिया आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान BSF के 2 जवान शहीद हो गए। इन शहीदों में एक रॉकी हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला था। उसके पिता का नाम प्रीतपाल सिंह है। शहीद रॉकी BSF के 33वें बटालियन के सिपाही थे। जम्मू में उनकी पहली पोस्टिंग थी। परिजनों को उनके जाने का गम है, लेकिन उन्हें गर्व है कि रॉकी ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। दूसरे शहीद का नाम शुभेंदु राय है और वो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के रहने वाले हैं। शुभेंदु का परिवार डौकीमारी गांव का रहने वाला है। शुभेंदु की शहादत का समाचार मिलने के बाद उनके परिवार और उनके पूरे गांव में मातम का माहौल है, लेकिन उनके परिवार ने बड़ी मजबूती दिखाई है और खुद को संभाला है। शुभेंदु की 2 बेटियां हैं। आपको बता दें, परिवार अब उनके शव के आने का इंतजार कर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को आतंकी हमले और एक आतंकी को जिंदा पकड़े जाने की जानकारी दी। इससे पहले उधमपुर में BSF पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने तुरंत आला अधिकारियों की बैठक की। सूत्रों का कहना है कि भारत पाकिस्तान के सामने ये मुद्दा उठाया जाएगा और आपको बता दें कि पाकिस्तान के सामने उसकी जमीन से हो रहे आतंकवाद का सबूत रखेगा। बता दें कि अगले महीने 23 अगस्त को दोनों देशों में NSA लेवल की बातचीत होनी है। BJP और कांग्रेस समेत सभी दलों ने पाकिस्तानी आतंकी को जिंदा पकड़े
जाने को लेकर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। साथ ही कांग्रेस ने पाकिस्तान के साथ संबंधों पर फिर से विचार करने की जरूरत बताई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी के जिंदा पकड़े जाने के बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक हथियारबंद आतंकी आरडीएक्स और आईईडी के साथ दिल्ली में घुस गए हैं। एयरपोर्ट और केंद्र सरकार के सभी दफ्तर और दूसरी संवेदनशील जगहों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए इन सब जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने 15 अगस्त के मद्देनजर ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है। गुरदासपुर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए 2 ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या 29 हो गई है। घायलों का इलाज अभी भी भोपाल और इटारसी के अस्पतालों में चल रहा है। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचे, राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के हरदा में दुर्घटनाग्रस्त हुई कामायनी एक्सप्रेस बीती रात वाराणसी पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंचते ही यात्री अपने परिजनों को गले लगाकर रोने लगे और अपनी आप बीती सुनाई। इस रेल हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन लापता लोगों के परिजनों का बुरा हाल है। कामायनी एक्सप्रेस में सफर कर रहे करीब 200 लोगों के लौटने का इंतजार है। हादसे में मारे गए लोगों को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। हादसे पर राज्यसभा पर सफाई देते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि उन्हें हादसे में मरने वालों के साथ सहानुभूति है। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने सुनने से इनकार कर दिया और सुरेश प्रभु ने जब तक बयान दिया विपक्ष हंगामा करता रहा। सदन में जमकर नारेबाजी हुई। दोहरे ट्रेन हादसे के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने केंद्रीय रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि यह बयान मान्य नहीं है। उन्होंने रेल मंत्री के बयान को अमान्य घोषित कर दिया है। उधर हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सेंट्रल जोन के सेफ्टी कमिश्नर को ये जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा के तहत काम में लोगों लगे जो श्रमिक हैं उनकी मजदूरी सीधे उनके खाते में जाए, इस बात की मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना को हरी झंडी मिलने के बाद अब मनरेगा के मजदूरों को बिचौलियों का डर नहीं होगा, सीधे उनके खाते में मनरेगा की मजदूरी आ सकेगी। करोड़ों के घोटाले के आरोपी नोएडा अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख यादव सिंह को सीबीआई से बचाने के लिए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यूपी सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दायर की। इससे पहले यूपी सरकार ने मंगलवार की रात यादव सिंह के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 थाना में यहां पर भ्रष्टाचार का एक मुकदमा भी दर्ज कराकर मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल को सौंप दी ताकि सीबीआई जांच का विरोध किया जा सके। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में भी यादव सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच का विरोध किया, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि मामला गंभीर है और इसलिए सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। यूपी में महज 33 रुपए के गबन के मामले में पराग के महाप्रबंधक जेपी त्रिपाठी को जेल भेज दिया गया। हालांकि 12 घंटे लॉकअप में रहने के बाद उन्हें सीजेएम कोर्ट ने जमानत दे दी। आरोपों के मुताबिक दुग्ध विकास मंत्री के छापे में पराग डेयरी में मार्केट में भेजे जा रहे दूध की जांच सही मिली, लेकिन अब फुल क्रीम दूध की जांच में जहां पे वसा मानक से 0.5 कम बताया गया है। इसके साथ ही कैश रिकॉर्ड की जांच की गई तो 33 रुपए का अंतर पाया गया था। जेपी त्रिपाठी का ये आरोप है कि मुख्यमंत्री मंत्री राममूर्ति वर्मा और एसपी जिलाध्यक्ष की सिफारिशों को नजरअंदाज करने के कारण उनके साथ ऐसा किया गया। साथ ही उन्होंने दूसरी दूध कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए साजिश रचने का आरोप भी लगाया। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ मुंबई सेशंस कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। दरअसल ईडी ने ललित मोदी को समन जारी किया था, लेकिन ललित मोदी ने समन का जवाब नहीं दिया। इसके बाद ईडी ने कोर्ट में अपील की है कि ललित मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। लोकसभा से 25 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर आज तीसरे दिन भी संसद परिसर में कांग्रेस का धरना जारी रहेगा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार की ओर से गतिरोध दूर करने के लिए उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। इससे पहले बुधवार को भी कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने संसद परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के धरने में जेडीयू, आरजेडी और एसपी भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने प्लेकार्ड और काले झंडे लहराकर विरोध जताया। राहुल गांधी ने IBN 7 से खास बातचीत में केंद्र को घेरा, साथ ही कहा कि हम लोकतांत्रिक लोग हैं, स्पीकर ने बाहर निकाला है तो बाहर बैठेंगे। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में नीतीश ने पीएम से डीएनए को लेकर दिए बयान वापस लेने की मांग की। नीतीश ने पीएम को लिखा है कि आपका मेरे डीएनए के संबंध में बयान मुझे और बिहार के समाज के एक बड़े तबके को चोट पहुंचाता है। बिहार के बाहर रह रहे लोगों का भी अपमान है। नीतीश की चिट्ठी का जवाब भी चिट्ठी के जरिए ही आया। बिहार में डीएनए के
बयान के बाद अब 5 बड़े नेताओं रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सुशील मोदी और डॉक्टर सीपी ठाकुर ने एक सुर में नीतीश कुमार पर हल्ला बोला। बिहार की जनता ने बिहार की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी गई है और उसमें लिखा है कि बिहार नीतीश नहीं है और ना ही नीतीश बिहार है। हठ और सत्ता लालुपता के लिए यहाँ पे किसी हद तक जा सकते हैं। बिहार में आज से गैर कानूनी तरीके से लगे राजनीतिक पार्टी के होर्डिंग्स हटने शुरू हो जाएंगे। कल प्रशासन ने सभी पार्टियों के लीडरों से बात की है और आज से इस पर एक्शन लेने का प्लान है। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को गया में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। इसे देखते हुए रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। पीएम की रैली का मंच बनाने को लेकर दिन रात काम चल रहा है। बुधवार को बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार खुद रैली स्थल पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। लखनऊ में मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश को मंच पर ही फटकार लगाई। मुलायम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुनते नहीं हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश पर भड़कते हुए मुलायम ने कहा कि यही हाल रहा तो उनका कोई भी मंत्री अगला विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगा। मुलायम ने कहा कि उन्हें मिली रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रियों की छवि बेहद खराब है, जिसके चलते वो अगला विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज मदुरई का दौरा करेंगे। शाह यहां पार्टी के जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तिमिलसाई सुंदरराजन ने बताया है कि शाह 7 अगस्त को काडर के लोगों से बातचीत करेंगे और पांडिचेरी का दौरा भी करेंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तेज बारिश की वजह से आईआईएम इंदौर की बाउंड्री वॉल गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। महिला किराने की दुकान चलाती थी। घटना की जानकारी लगते ही किशनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला। इंदौर में इन दिनों सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। उत्तर से लेकर पूर्व तक भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मणिपुर में भारी बारिश की वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालात बद से बदतर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह ने मणिपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरे के बाद मंत्रियों ने बताया है कि हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। मणिपुर के दक्षिणी इलाके की ओर काफी पानी भरा हुआ है। खाने पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। 60 से 70% राज्य पानी में डूबा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के पुरंदर तालुका में एक बोरवेल में गिरे बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया। बच्चे की उम्र 1.5 साल है। बच्चे को बचाने के लिए प्रशासन पूरी रात लगा रहा। राजस्थान के कोटा में पानी ज्यादा होने की वजह से बैराज के 6 गेट खोले गए। ये देखा गया कि वहां मौजूद 5 युवक बाहर निकल आए, लेकिन एक युवक तेज बहाव में फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए युवक एक चट्टान पर बैठ गया। फिर खासी मशक्कत के बाद युवक को पानी से बाहर निकाला गया। लुधियाना में कुछ दिन पहले मणप्पुरम गोल्ड लोन ऑफिस में हुई लूट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 3 लुटेरों के साथ लूटा गया 5 किलो सोना भी जब्त किया। नक्सलियों ने अपने साथी की गिरफ्तारी के विरोध में आज बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में बंद बुलाया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने चौकसी कड़ी कर दी है। छत्तीसगढ़ ने भानुप्रतापपुर जिले में एक आईएएस अफसर को यहां पे घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आईएएस अधिकारी रणवीर शर्मा ने एक केस का निपटारा करने की एवज में 40,000 की घूस मांगी थी। जबलपुर में हुए धान घोटाले के मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में वेयर हाउस के 2 प्रबंधकों की संदिग्ध मौतों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि धान के रखरखाव में करोड़ों का घपला हुआ है और इसमें बीजेपी नेताओं की मिलीभगत है। साथ ही आरोप ये भी लगाया गया है कि दोनों प्रबंधकों की मौत इस मामले से जुड़ी हुई है। व्यापम केस की जांच कर रही सीबीआई ने 8 और नए एफआईआर दर्ज किए हैं। अब तक इस केस में 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 1200 से अधिक लोग आरोपी बनाए गए हैं। उधर शिवराज सरकार ने सीबीआई को बताया है कि व्यापम से जुड़े करीब 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक भाई पर अपनी 17 साल की बहन की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी भाई को लड़की के पहनावे और दूसरे लड़कों के साथ पार्टी में जाने पर आपत्ति थी। इसी मामले पर हुए विवाद के बाद उसने अपनी बहन की रॉड से पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। बाद में उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी भाई को अपनी बहन के सोशल साइट पर चैटिंग करना भी पसंद नहीं था। यूपी के मऊ में लड़की और उसके मंगेतर को बंधक बनाने और उसके सामने ही गैंगरेप कर एमएमएस बनाने का मामला सामने आया है। लड़की अपने मंगेतर के साथ देवी के दर्शन के लिए गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के देहरादून में एक तांत्रिक को 9 साल की मासूम बच्ची की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस के साथ सर्च अभियान में शामिल रहा। आरोपी को बच्ची के पिता ने तरस खाकर नौकरी पर रख लिया था और उसी ने मौका पाकर बच्ची को अगवा कर लिया और फिर पत्थर से मार मारकर उसकी हत्या कर दी।
मुजफ्फरपुर में रिश्तों को तार तार करते हुए एक बेटी ने अपने बाप को जिंदा जला दिया। इस कांड में आरोपी के भाई की बेटी की जलकर मौत हो गई। बेटी ने अपने पति के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला अपने बाप से जमीन लेना चाहती थी, लेकिन मृतक ने जमीन देने से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में पुलिस ने एक शातिर भूमाफिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स का नाम चंद्रकिशोर है। यह शख्स दूसरों के प्लॉट को अपना बनाकर बेचता था। झारखंड के गिरिडीह में एक शख्स ने जमीन विवाद को लेकर अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद यह आरोपी फरार है। दोनों भाइयों के बीच कई दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। झारखंड के रामगढ़ इलाके में पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। गिरोह के 5 लोगों को दबोच लिया गया है। इनके पास से 5 पिस्तल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पटना में मोबाइल पर अश्लील गाना बजाने को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। मामला इतना बढ़ गया कि गोलीबारी की नौबत आई। इस संघर्ष में 3 लोग जख्मी हुए। यूपी के फतेहपुर जिले में लगे एक मेले में 2 लड़कियों की मौत से सनसनी फैल गई। दोनों लड़कियां झूला झूल रही थीं, तभी झूला टूट गया और हादसे के बाद झूले के मालिक फरार हो गया। उत्तराखंड के भवाली इलाके में एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापा मारकर 3 लड़कियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के अखिलेश सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आगरा में एक साइकिल यात्रा निकाली, जिसमें आगरा क्षेत्र के नेता और विधायक शामिल हुए। कार्बन ने अपनी टाइटेनियम सीरीज का नया लो बजट स्मार्टफोन मैक 5 लॉन्च किया है। दिल्ली में सेलिब्रिटीज सिंपल सिटी नाम से यहां पर प्रोग्राम में लॉन्च किए गए इस फोन की कीमत 5,999 बताई जा रही है। कार्बन ने इसे एंड्रॉयड लॉलीपॉप के साथ ही लॉन्च किया। उपभोक्ता इस फोन को ई-कॉमर्स साइट अमेजॉन में खरीद सकते हैं। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे की शुरुआत आज अभ्यास मैच के साथ करेगी। 3 दिन के अभ्यास मैच में टीम इंडिया श्रीलंका प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ मैच खेलेगी। हालांकि टीम इंडिया खराब मौसम होने की वजह से इंडोर स्टेडियम में अभ्यास कर रही है। भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने श्रीलंका दौरे पर अच्छे प्रदर्शन का भरोसा दिखाया है। कोहली का कहना है कि क्रिकेट प्रेमियों को अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। दोनों टीम में काफी युवा खिलाड़ी हैं जिनके अंदर अच्छा करने की भूख है। श्रीलंका और भारतीय टीम संगकारा को फेयरवेल देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने कहा है कि संगकारा एक महान खिलाड़ी हैं और ये सीरीज उनकी विदाई सीरीज के लिए भी जानी जाएगी। एशेज सीरीज की चौथा टेस्ट मैच आज से नॉटिंघम में खेला जाएगा। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 2 टेस्ट मैच जीतकर 2-1 से आगे चल रहा है। फिल्म बजरंगी भाईजान में पत्रकार चांद मोहम्मद की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नवाजुद्दीन ने उम्मीद जताई है कि जिस तरह मुन्नी को पाकिस्तान पहुंचने के बाद बजरंगी भाईजान मिला था, ठीक उसी तरह गीता को यहां लाकर परिजनों से मिलाने के लिए कोई न कोई बजरंगी भाईजान जरूर सामने आएगा। नवाजुद्दीन ने ये बात जयपुर में कही, जहां वो अपनी आने वाली फिल्म मांझी के प्रमोशन के लिए गए थे। 2014 में आई फिल्म किक के सीक्वल में सलमान खान डबल रोल में नजर आएंगे। इस बात की पुष्टि खुद सलमान ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में की। सलमान ने बताया कि सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। किक के हैंगओवर गाने के बाद अब सलमान खान ने फिर से एक बार अपनी आवाज देने का फैसला किया है। हीरो के टाइटल ट्रैक के लिए इस फिल्म का फर्स्ट कट सलमान को इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म के गाने को अपनी आवाज देने का फैसला किया। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद आर माधवन अब अक्टूबर में नजर आएंगे। साला खड़ूस की नाम से जाने वाली ये फिल्म है, जो कि 16 अक्टूबर को रिलीज होगी। बता दें कि राजकुमार हिरानी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं।